आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का इतिहास का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में संक्षेप में जानेंगे और इसको समझेंगे चित्रों के माध्यम से। आपको इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसकी वजह से फ्रांस में एक नए समाज की स्थापना हुई और इसके देखिए सीखने के प्रतिफल जो हैं तो पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला बिंदु है नाम, स्थान, वर्ष कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं को याद करता है जिन्होंने भारत और दुनिया को बदल दिया, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा बिंदु है कुछ एक सामाजिक समूह की अर्थव्यवस्थाओं और आजीविकाओं का वर्णन करता है। तीसरा बिंदु है दुनिया में महत्वपूर्ण क्रांतियों जैसे फ्रेंच और रूसी क्रांतियों के लिए अग्रणी घटनाओं के दौर की तुलना करता है। चौथा बिंदु है जिज्ञासुता, यानी कि जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाला कि कौशल यानी कि स्किल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, कोई भी ज्ञान, ठीक है, काम करने का जो तरीका है को प्रदर्शित करता है, जैसे भारत और दुनिया में फ्रांसीसी क्रांति की विरासत। ठीक है, विरासत का अर्थ होता है जो आपके पूर्वजों यानी कि जो बाप दादा से मिला हुआ है। ठीक है, लोकतांत्रिक देशों में परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, जैसे लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता। ठीक है, इसमें हम लोग स्वतंत्रता, मुक्ति, समानता को सहज एवं सुलभ तरीके से लेते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब जब किसी देश में कोई भी बदलाव आया है उसका एक अपना इतिहास रहा है। फ्रांस में हुई इस क्रांति का भी एक लंबा इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सभी के सोच बदली, सभी के बराबर अधिकार हो सकते हैं, सभी बराबर हैं, सब समान हैं, यह सोच राजनीति की एक भाषा बनी। 14 जुलाई 1789 पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। उस समय वहाँ के लोगों का यह मानना था कि वहाँ सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। 7,000 भारतीय और औरतों ने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। इस गठन के बाद वह हथियारों के खोज में बहुत से सरकारी भवनों में प्रवेश करने लगे। उनमें से सैकड़ों लोगों का एक समूह उस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले के जेल को तोड़ डाला। लोगों को वहां पर भारी मात्रा में गोला बारूद मिला। बच्चों, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र बना हुआ था, इसलिए वहाँ के लोगों ने किले को ढा दिया, गिरा दिया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोकर रखना चाहते थे। बच्चों, इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के और देहाती क्षेत्रों में कई अन्य संघर्ष हुए। अब हम 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की बात करेंगे। सन 1774 में बर्बन राजवंश लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्य ग्रहण करने के बाद उसने अपना राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संस्थान संसाधन नष्ट हो चुके थे। विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने के लिए फिजूल खर्च का बोझ अलग से था। लुई ने अपने शासनकाल में अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लीवर का बोझ चढ़ा हुआ था। लीवर फ्रांस की मुद्रा को कहा जाता था, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया था। हालात ऐसे हो गए थे कि फ्रांसीसी सरकार अपने नियमित खर्चे जैसे सेना के रखरखाव,
राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बंटा हुआ था और केवल तीसरी स्टेट के लोग अर्थात जनसाधारण थी कर अदा करते थे। इस चित्र में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर थे। इस चित्र से पता चलता है कि तृतीय स्टेट में कुछ लोग अमीर तो कुछ गरीब थे। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी कहा जाता था। उस समय फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था कुछ इस प्रकार थी कि पूरी आबादी का लगभग 90% भाग में किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं उनके खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलता था। ताइद का मतलब यहाँ पर चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। यह कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना होता था। इन करों में टाइल और अन्य अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। ताइद सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता को ही झेलना पड़ता था। यदि आप इस चित्र को देखेंगे तो इस चित्र में एक कुलीन व्यक्ति, एक और किसान को दर्शाया गया है। इसमें कुलीन व्यक्ति को मकड़ा जो कुर्सी में बैठा हुआ है और किसान को मक्खी कहा गया है। कुलीन व्यक्ति को मकड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे किसानों से कर लेते थे और उनको जितना भी दिया जाता था उनका लालच उतना ही बढ़ता जाता था। और किसान को मक्खी इसलिए कहा गया है क्योंकि बेचारा गरीब किसान अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ कुलीन को दे देता था और कुलीन सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा रहता था। यह उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखता था। बच्चों, फ्रांस की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम हो गया और उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। मुख्य खाद्य पाव, रोटी, ब्रेड जो है वो तेज़ी से वृद्धि होने लगी। अधिकतर कामगार मजदूरों को जो कि कारखाने में मजदूरी करते थे उनकी मेहनत से काफ़ी कम मिलती थी। यानी महंगाई बढ़ रही थी परंतु मजदूरी दर नहीं। अब हम फ्रांसीसी समाज में बढ़ते मध्य वर्ग की बात करेंगे। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के साधन नहीं थे। ठीक है, यह जिम्मेदारी शिक्षित मध्य वर्ग के थर्ड स्टेट ने उठाई।
जो और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ चुके थे। यह मध्य वर्ग फैलते समुद्री व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित कर रहा था। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या फिर समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यहाँ सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्म से विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रेजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा की देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया था। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए वहाँ के संविधान और वहाँ पर कहे गए अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए स्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों की अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, नेता भेजते थे, लेकिन सम्राट ही निर्णय करता था कि संस्था की बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई ने 5 मई 1779 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए बरसराय के आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट में इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधियों को बुलाया गया जो आमने सामने की कतारों में बैठाए गए थे। तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व पढ़े लिखे लोग कर रहे थे। किसानों से शिकायतों एवं मांगों की सूची बनवाई गई। तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को यह प्रतिनिधि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व राबियो और आबेसे ने किया। राबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेष अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। आबेसे मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से अत्यंत प्रभावशाली विचार पुस्तिका लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी,
पूरा फ्रांस आंदोलन कर रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मर गई थी। पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था। दयनीय स्थिति हो गई और जो बड़े व्यापारी थे इसका फ़ायदा उठाने लगे थे और जमाखोरी करने लगे थे। बेकरी की दुकानों पर गुस्साई औरतों की भीड़ धावा बोल दिए थी। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्तियों का अनुमान करके लुई ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने कर्तव्य और बंधनों वाली शांति व्यवस्था का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को अपने अधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे सरकार के हाथ में आ गई और इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस प्रकार से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंपा। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। पहले नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो आगे असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मताधिकार नहीं था। 25 की उम्र से अधिक उम्र वाले वह पुरुष जो कि कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर का कर्ज चुकाते थे, उन्हें ही सक्रिय नागरिक माना जाता था। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को छीन नहीं सकता था। 18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियाँ एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। लिए बार्बे ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। टूटी हुई जंजीर, दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक थी। छड़ों का बर्छीदार गट्ठर, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं, एकता में ही बल है।
त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरण अज्ञान रूपी अंधेरों को मिटा देगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप सनातनता का प्रतीक। अंगूठी इस तरह की वर्ग व्यवस्था पर आप क्या कहते? कमेंट कीजिएगा। इस चित्र में दिखाए गए प्रत्येक व्यक्ति की पहचान करें। ठीक है, तीनों व्यक्तियों में से कौन तृतीय स्टेट को प्रदर्शित करता है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। वृद्ध व्यक्ति किसको और क्यों ढो रहा है? ठीक है, तो आज हमने बात की 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की क्या दशा थी तथा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। इसी अध्याय के प्रश्नों को हम अलग से वीडियो बना दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और जो प्रश्न आपको हम इसमें पूछे हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।